हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अल्फ़ाबेट क्लासेस में। और लास्ट हमने देख लिया था यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कि रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या फिर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम किस तरह से उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो हम सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हम डेकोरेटिव लाइट्स का यूज़ करते हैं जो मैरिज वगैरह में या फिर नॉर्मली सेलिब्रेशन के कंडीशन में, मैरिज सेलिब्रेशन में हम यूज करते हैं। तो उनमें जो बल्ब्स होते हैं वो आपका सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। अगर उनमें से एक भी बल्ब आपका डेड हो जाता है या फ्यूज हो जाता है तो पूरी आपकी जो वो सीरीज़ ऑफ बल्ब्स है वो वर्क नहीं कर पाती है। और इसी के कारण से हमको ये देखना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो हमारा होम अप्लाइंसेज होती हैं वो सारे पैरेलली कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि अगर हम पैरेलली कनेक्ट करके रखते हैं तो अगर कोई एक अप्लायंसेज उसमें से ख़राब भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारे बाकी के जो अप्लायंसेज होते हैं वो वर्क करते रहते हैं। तो ये कुछ सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करने के कुछ फ़ायदे होते हैं, डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस होते हैं, वो हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं वो देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ होता है कि केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कराई जाती है तो कोई भी केमिकल डिकम्पोज हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि हीट में किस तरह से आपको हीट का एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। तो सिंपली इसका एक एग्जांपल हम समझें कि जैसे हम एग्जांपल के लिए जैसे हमारा इलेक्ट्रिक आयरन ले लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक आयरन को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं या उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हीटअप हो जाती है। क्या हो जाती है? हीटअप हो जाती है। तो सिमिलरली इस बात से हम हीटिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं कि कोई भी अगर एक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक डिवाइस है कोई भी, अगर उस डिवाइस के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो करवाते हैं तो उसका वो क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है, और या कह सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपली हम इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन को समझा सकते हैं कि अ डिवाइस इज हीटेड व्हेन अ डिवाइस इज हीटेड या गेट हीटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। कि अगर हम कहें कि कोई भी एक ऐसा इफेक्ट जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस आपका हीटअप हो जाता है जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। जैसे कि हम देखें कि मान लो हमारे पास में कोई भी एक वायर है, अगर हम इसके अंदर आ, हीट को इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम फ्लो करवाएं और वो धीरे धीरे करके हीट हो जाए तो वो एक तरह का क्या है? हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कई बार। जैसे कि हम अगर देखें इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है हमारी, उसके अलावा अगर हम देखें गीज़र होता है, हाँ, हीटर हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, गीज़र है ना, या इलेक्ट्रिक रोड है। इस तरह के कई एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं जो कि आपका हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपली अगर हम बात करें कि जो हीटिंग इफेक्ट में हीट क्या होता है, तो हीट का मतलब होता है कि आपका एनर्जी है एक तरह की, और एनर्जी क्या होता है? इज इक्वल टू होता है आपका पी इंटू टी। बिकॉज ऑफ कि जो आपका पी क्या है? पी आपका, देखो यहाँ पर हमको पावर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है हमारे पास में कि कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका कहलाता है पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी, वेयर ई जो आपका होता है कि कितना वर्क डन होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि वी क्यू आपका वर्क डन होता है। अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि आपका जो वर्क डन होता है वी क्यू होता है डिवाइड बाई टी, और क्यू बाई टी आपका आई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू वी आई। तो इस तरह से हमको पी की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसी तरीके से जब हमको पी की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो वापस से हम वी आई इंटू जब टी करेंगे तो एनर्जी हमको मिल जाएगी। इसको हम स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट तो हमने समझ लिया कि कोई भी डिवाइस गर्म हो जाता है या हीट हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, वो आपका 3 स्टेटमेंट्स हमको याद रखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, इसमें क्या रहता है कि जो हीट है, जो भी आपका हीट एनर्जी है किसी डिवाइस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट डिवाइस। कि जो भी डिवाइस आपके पास में है उसके अंदर जो भी करंट आप फ्लो करवा रहे हो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि एच जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, उसमें हम ध्यान रखेंगे क्या, कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट गिवन सर्किट या जो भी आपका डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पर आपका एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, की जो भी उसका रेजिस्टेंस हो या डिवाइस या सर्किट का जो भी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड थर्ड वन इज़ कि ये आपका टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन विच द करंट इज़ फ्लोन, कि जिस टाइमिंग के अंदर आप करंट को फ्लो करवा रहे हो वो उस पर भी डायरेक्टली डिपेंड रहता है। और जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा एच इक्वल टू आएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो आपका स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट है, यही आपका एक तरह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की तरह यूज किया जाता है, या हीटिंग इफेक्ट आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको ये 3 स्टेटमेंट लिखने होंगे, उनके साथ में ये इस तरह से तीनों आपको मैथमेटिकल वे में भी आपको इसको लिखना है। एंड फाइनली दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840। मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें आप 840 वोट का उसके अंदर पावर कंजप्शन है, और हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट ऑफ, जो कि आपका मैक्सिमम रेट पे इतना इसको हीट करने में काम आता है। और 360 वाट जो कि आपका हीटिंग द मिनिमम, मतलब जब वो मिनिमम हीट करता है तो उस समय ये पावर यूज़ हो रहा होता है, और मैक्सिमम हीट होता है तो ये पावर यूज़ हो रहा होता है। और वोल्टेज जो उस पर अप्लाई किया जा रहा है, नॉर्मली जो नॉर्मल वोल्टेज होता है 220 इसमें काम में लिया जाता है। तो हमको बताना है कि जो रेजिस्टेंस है और करंट है वो हमको यहाँ पे दोनों कंडीशन में फाइंड आउट करनी है। हाँ, तो सबसे पहले हम इसमें देख लें कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। यहाँ से हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं। और अगर इस फॉर्मूले से अगर हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास में आता है P अपॉन वी आ जाएगा। क्योंकि अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम वे में करंट कितना होगा, यहाँ पे ये 840 है पावर। और जो आपका यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 है। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका 3.82 एम्पियर आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस आपका वी अपॉन आई होता है, वी इक्वल टू आई आर से। तो वी की वैल्यू आपको पता ही है 220, एंड यहाँ पे हम करंट की वैल्यू 3.82 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा 57.6 ओम इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसी वे में हम मिनिमम के लिए फाइंड करेंगे, पहले 360 अपॉन 220 एंड देन उसका आंसर आ जाएगा 1.64। एंड देन अगेन रेजिस्टेंस जैसे कि हमने यहाँ फाइंड किया उसी तरह वी की वैल्यू हम 220 रखेंगे और 1.64 से डिवाइड करके हम ये आंसर ला सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था जिसको हम एक बार देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल की इसमें हमको क्या दिया हुआ है, 100 जूल हीट इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर ईच सेकेंड। यहाँ पर हम टाइम को जो यूज़ करने वाले हैं ये 1 सेकेंड होगा 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। क्या एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अंदर इतना एनर्जी आपको मिल रहा है 1 सेकेंड के अंदर। सो फाइंड द पोटेंशियल, आपको वी फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। तो ऑब्वियसली एच इक्वल टू आपका होता है आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे कहीं पे भी पोटेंशियल नहीं है, बट आप यहाँ पे आई वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पर हीट की वैल्यू कितनी है 100, आई स्क्वायर इक्वल टू आर टी, आर कितना है आपका 4, एंड टी की वैल्यू 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हम 4 से कैंसिल कर दें तो ये आपका 25। ठीक है, और ये 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। सो देन आई स्क्वायर इक्वल टू 25, देन आई इज इक्वल टू आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो V इज इक्वल टू आई आर, सो देन 5 इंटू 4, सो 20 आपका वोल्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने अभी देख लिया है क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक केटली हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। ये सारे आपके इलेक्ट्रिक जो आपका हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का, ये आपका जूल हीटिंग इफेक्ट आप कह सकते हो। तो इसके बेसिस पर जो भी आपका एप्लीकेशन है वो इन चीज़ों में हम काम में लेते हैं। अब उसके अलावा एक और एग्जांपल, जैसे कि आपका जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ठीक है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जो कि आपका यूज किया जाता है, जिसमें कि आपका काफ़ी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब इसको फ्लो करवाया जाता है तो काफ़ी बारीक तार आपका यूज होता है इसमें, और वो आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसमें कि आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 सेंटीग्रेड रहता है। तो सिंपली इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण से वो मेल्ट नहीं होता है आसानी से, और वो आसानी से, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, तो वो हीट होता रहता है, और हीट होने के कारण से वो आपको ग्लो करते हुए नज़र आता है। तो इस तरह से, और उसके अंदर हम नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस को फिल करते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किसका बनाता है? टंगस्टन का। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, आप बता सकते हो, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा उसके अंदर कौन सी गैसेज आपका इसमें भरी जाती हैं, जो कि जिससे कि आपका जो फिलामेंट है वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर सर्वाइव कर सके, उसमें किसी तरह का ऑक्सीडेशन ना हो, ख़राब ना हो। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि आपका फ्यूज़ वायर की बात करें, तो फ्यूज़ वायर भी आपका जैसे जो मेन सप्लाई होती है जहाँ से हमारा एंट्री होती है लाइट की, हमारे घर के जो भी होम डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उनके अंदर, तो उसके बीच में हम यूज करते हैं कौन सा? फ्यूज़ वायर। और फ्यूज़ वायर एक तरह का क्या है? सेफ्टी डिवाइस होता है, जो कि आपका इसमें हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये आपका हाई रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसा हम क्यों कर रहे हैं कि जब भी हायर करंट इसके अंदर फ्लो करेगी, जैसे मान लो कि आपका मेन सप्लाई से हायर करंट अगर आती है, तो होम सर्किट के अंदर जब भी अगर हायर करंट आएगी तो आपके जो भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि वो डैमेज ना हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखना पड़ेगा कि अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो करंट आसानी से नहीं पहुंच पाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कम से कम करंट को फ्लो करेगा, लेकिन हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो हीटअप होगा, और हीटअप होने की वजह से जो लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण से वो आपका जो वायर है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, और इस वजह से जो करंट की सप्लाई है वो होम अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाती है, और हमारे होम अप्लायंस जो होते हैं वो सेफ़ बचे रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेफ्टी पर्पज़ में हमारा काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपली जो भी करंट हम देखते हैं वो एक तरह से आपका पावर के रूप में ही हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो होती क्या है, क्योंकि हम उसको इसी के वे में नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वही आपका क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। अभी हमने देखा था कि P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, की मान लो हमने एनर्जी जो भी यूज की है वो उसकी रेट ऑफ कंजप्शन को फाइंड करनी है, तो हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि W/T, और ये आपका VQ/T, सो देन दिस इज आई। सो हम कह सकते हैं वी आई आपका पावर कहलाएगा। यहाँ पे पी की जो दो वैल्यूज़ हैं वो हमको ध्यान रखनी है, कि अगर मान लो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो V इक्वल टू आई आर होता है, और अगर हम V की जगह आई आर को पुट करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है I स्क्वायर आर। तो ये भी कहीं ना कहीं हमसे पूछ लिया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि P इज इक्वल टू वी आई में आई की जगह हम क्या पुट कर दें, आई की जगह हम यहाँ से वी अपॉन आर भी पुट कर सकते हैं। तो वी अपॉन आर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉरी वी, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से पी की वैल्यू आपका वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है, और ये भी हमें फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट की बात करेंगे तो सिंपली अगर हम बात करें 1 वोल्ट के लिए, तो P इज इक्वल टू हमारा वी आई होता है कि अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो वहाँ पर जो पावर है वो आपका 1 वोल्ट कहलाती है। किलोवाट का मतलब होता है आपका 1 किलोवाट जो पावर होती है उसका मतलब होता है कि 1000 वाट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ अलग देखते हैं जो कि हमारे काफ़ी काम आने वाला है। 1 किलोवाट आवर, जो 1 किलोवाट आवर है ये आप देख सकते हो कि ये पावर है, ये टाइम है। तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये जो यूनिट है वो नॉर्मली जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं या डोमेस्टिक जो हमारा कनेक्शन होता है उसके अंदर जो हमारा बिल आता है वो 1 kWh के अकॉर्डिंग ही आता है, या इसको आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट भी आप इसको कह सकते हो, जिसके बेसिस पे हमारा बिल काउंट होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 किलोवाट जो एनर्जी है वो होती कितनी है उसको हम समझते हैं कि 1 किलोवाट एनर्जी का मतलब है कि अगर जैसे हम 1 किलोवाट आवर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 किलो मीन्स 1000, वाट मतलब हमारा पावर हम यूज कर रहे हैं, और 1000 आवर का मतलब हो गया आपका 3600 सेकेंड, और वाट सेकेंड हम जानते हैं कि जूल होता है। तो सिंपली 36, फिर उसके बाद में आपका 20 ये वाले और 30 ये, तो 1 2 3 4 5 4 5। ठीक है, वाट सेकेंड को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, वाट सेकेंड जूल ही कहलाता है एक तरह से। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो 3.6 लिखते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे कितना पीछे आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो नंबर है 10 की पावर 6 के रूप में लिखा जा सकता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो 3.6 जो होता है यहाँ पे हमारा जूल जो एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है, या 1 यूनिट में जो एनर्जी होती है। हमसे कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितना होता है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, मतलब एक जनरेटर से कनेक्ट है, सप्लाई से कनेक्ट है। द करंट इज़ 50 0.50 या 0.5 एम्पियर, एंड व्हाट इज़ द पावर। तो ऑब्वियसली बी इज इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है 220 एंड 0.5 आपका यहाँ पे करंट गिवन है। तो सिंपली 220 और 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 110 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 110 वोट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो रेटेड है 400 वाट्स, और 8 आवर पर डे वो यूज किया जा रहा है। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटेड फॉर द 30 डेज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो सिंपली ये जो आपका डोमेस्टिक सर्किट में जो हम डोमेस्टिक कनेक्शंस में जो आपका बिल होता है वो एक तरह से हम फाइंड करने वाले हैं इस तरह से। हाँ, तो इसके लिए हमको करना क्या है, सिंपली आपको जो यूनिट निकालनी है वो यूनिट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल जो टोटल एनर्जी है उसकी कॉस्ट आपको बतानी है। तो टोटल एनर्जी कितनी आपने यूज की है, तो सिंपली पहले 400 वाट आप यूज कर रहे हो तो उसको आप किलोवाट में बदल लेंगे। उसके बाद में कितना टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, 8 आवर यूज़ कर रहे हैं, और आपको 30 डेज तक यूज़ करना है, तो ये आपका टाइमिंग हो गया। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, एंड ये ज़ीरो इज़ कैंसिल। सो 8 × 24 एंड 96, ये आपका 96 आपका किलोवाट आवर हो गया, या फिर आप इसको यूनिट भी कह सकते हैं। और क्योंकि 3 रुपीज़ चार्ज होता है तो आप कह सकते हो कि कॉस्ट जो होगी आपकी 3 × 96 आप कर लेंगे तो आपका 288 रुपीज़ आपका जो बिल है वो देखने को मिलता है। सो इस तरह से ये हमारा चैप्टर का एंड हो गया है। और
मतलब इस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको बताएंगे।